हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो इस वीडियो में हम देखेंगे ओम्स लॉ के बारे में। तो ओम्स लॉ को समझेंगे हम इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू। आप एनसीईआरटी के बुक में एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, आप उसको रेफर कर सकते हो। उस एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम इस ओम्स लॉ को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि एक्सपेरिमेंट में एग्जैक्टली करना क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक सर्किट है। यहाँ पे 3 बैटरीज लगी हुई हैं, 1, 2 और 3। और ये जो है ये नाइक्रोम वायर है। नाइक्रोम वायर है, फिर आप कुछ भी ले सकते हो। यहाँ पे एक बेसिकली एक कंडक्टर होना चाहिए जहाँ से करंट पास कर सके। ओके, ये वोल्ट मीटर है, यानी कि इस पर्टिकुलर, यानी सपोज ये पॉइंट ए है, पॉइंट ए और ये पॉइंट बी। तो इस पॉइंट ए और बी के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है वो मेजर करने के लिए हमने यहाँ पे एक वोल्ट मीटर लगाया है। और इस पूरे सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा है उसको मेजर करने के लिए यहाँ पे हमने एमीटर लगाया है। एमीटर क्या करता है? करंट को मेजर करता है। ये पूरा हो गया। अब आप देख सकते हो कि सर्किट कंप्लीट नहीं है। तो अगर सर्किट कंप्लीट नहीं है तो करंट फ्लो होगा नहीं। तो करंट को फ्लो करने के लिए हमें सर्किट को कंप्लीट करना होगा। तो हम केसेस बनाए हैं। सबसे पहले क्या करेंगे कि हम जो सर्किट कंप्लीट करेंगे वहां पे बस एक ही बैटरी कनेक्ट करेंगे। तो सपोज ये मेरा सर्किट कुछ आ जाएगा और ये मैंने एक बैटरी से कनेक्ट किया। तो आप देखो सर्किट कैसे कंप्लीट। आप इस बैटरी 2 और 3 को, जो सेल 2 और 3 है उसको आप इग्नोर कर दो। तो पूरे सर्किट में कौन सा सेल जुड़ा हुआ है? बस सेल नंबर 1 जुड़ा हुआ है। यानी कि इससे जो एनर्जी, वो सेल 1 कुछ एनर्जी जनरेट करेगा, उसकी वजह से इस नाइक्रोम वायर के अक्रॉस कुछ पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा। तो वो पोटेंशियल डिफरेंस सपोज हमने बोल दिया V1। ओके, और जो करंट जनरेट हुआ, तो करंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? I से। तो सपोज हमने बोल दिया I1। ओके, ये समझ में आया। अब हमने क्या किया कि सेकेंड केस में क्या किया कि हमने यहां से वायर को हटा के यहां लगा दिया। अब इस केस में हमने क्या किया कि अब हम पहले क्या किए थे, बस एक सेल कनेक्ट किए थे पूरे सर्किट में। इस बार क्या किया हमने 2 सेल कनेक्ट कर दिया। तो अब 2 सेल कनेक्ट कर दिया, पावर बढ़ गई। अगर आप बस एक सेल किसी बैटरी में लगाते हो तो बल्ब थोड़ी सी जलती है। अगर उसके जगह पे आप 2 सेल लगा दोगे तो बल्ब का ब्राइटनेस और बढ़ जाएगा। तो सिमिलरली यहाँ पे क्या किया हमने कि 2 सेल लगाई। तो जब 2 सेल लगाई तो हमारा क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे सपोज हो गया वो V2 चेंज हो गया। और यहाँ पे करंट भी चेंज होके हो गया I2, करंट भी बढ़ गया। ठीक है। अब थर्ड केस में हमने क्या किया कि यहाँ से जो वायर था उसको हटा के हमने यहाँ ऐड कर दिया। यानी कि अब इस सर्किट में 3 सेल्स लगे हुए हैं, सेल 1, 2 और 3। इस केस में वापस हमने मेजर किया तो वापस वोल्टेज चेंज मिला मुझे। पहले सबसे पहले क्या था, इस केस में बस V1 था, सेकेंड केस में V2 हुआ, थर्ड केस में वापस पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हुआ, इस केस में हो गया V3। और करंट कितना हुआ? वापस से चेंज होके I3 हो गया। तो हमने ये देखा, हमारा एक्सपेरिमेंट करने का पर्पस ये हुआ कि जैसे जैसे हम सेल को इंक्रीज कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग वोल्टेज भी चेंज कर रहा है, करंट भी चेंज कर रहा है। ठीक है। तो ये पूरे एक्सपेरिमेंट करने का हमारा मोटिव क्या हुआ? हमने देखा कि सेल 1 की वजह से V1 हो रहा है, सेल 2 की वजह से V2 हो रहा है। अलग अलग सेल हो रहा है तो अलग अलग वोल्टेज आ रहे हैं, अलग अलग करंट आ रहे हैं। तो इस वोल्टेज और करंट के बीच में क्या कोई रिलेशन है? उस रिलेशन को ऑब्टेन करने के लिए हमने क्या किया कि वोल्टेज को करंट से डिवाइड किया तीनों केसेस में। तो फर्स्ट केस को अगर मैंने डिवाइड किया तो सपोज की आया। सेकेंड केस को डिवाइड किया तो ये स्ट्रेंज था कि उस समय भी की ही आया। थर्ड को भी दिया है तो की ही आया। यानी कि इन तीनों केसेस में अगर हमने वोल्टेज और करंट को डिवाइड किया, वोल्टेज बाय करंट चेक किया, तो हमेशा एक पर्टिकुलर कांस्टेंट आता था जो कि जिसकी वैल्यू कुछ होती थी। अब मैं उस कांस्टेंट को के से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ओके, तो हमने ये देखा कि अगर मैं सेल चेंज कर रहा हूँ तो मेरा जो वोल्टेज है और करंट है इक्वल वे में चेंज हो रहा है। यानी कि जितना करंट बढ़ रहा है, जितना वोल्टेज बढ़ रहा है उतना ही करंट बढ़ रहा है। क्योंकि अगर मैं V/I कर रहा हूँ और अगर मैं वोल्टेज को अगर 2 टाइम्स बढ़ा रहा हूँ और अगर रेशियो सेम है, यानी कि जो करंट है वो भी 2 टाइम्स बढ़ा होगा, राइट। तो जितने टाइम से वोल्टेज इंक्रीज कर रहा है उतने ही टाइम से करंट इंक्रीज कर रहा है। तो हमें इससे ये रिलेशनशिप मिला करंट और वोल्टेज के बीच में कि वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। यानी कि जितना वोल्टेज बढ़ेगा उतना ही करंट बढ़ेगा। ये समझ में आ गया। अब यहाँ पे एक ट्विस्ट है। क्या ओम्स लॉ अगर मैं, क्या हर केस में एप्लीकेबल है? नहीं। तो किस केस में एप्लीकेबल है? वहां पे कांस्टेंट टेम्परेचर एंड डायमेंशन होना चाहिए। अब इसका मतलब क्या हुआ? तो कांस्टेंट टेम्परेचर कहने का मतलब ये है कि सपोज आपने एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किया। तो अगर एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हो तो सपोज जो मेरा सबसे पहले आपने क्या किया कि पहला वाला एक्सपेरिमेंट कर दिया, सेल 1 से आपने V1 और I1 निकाल लिया।
अब सेल 2 की बारी आई तो आपने पूरे सर्किट को उठा के किसी और जगह लेके चले गए आप, जहाँ पे टेम्परेचर दूसरी है। सपोज आप यहाँ पे टेम्परेचर कर रहे हो जहाँ पे गर्मी है 25 डिग्री सेल्सियस है, और कहीं और लेके जा रहे हो वहां पे माइनस में टेम्परेचर है या फिर 3 डिग्री सेल्सियस है, यानी टेम्परेचर डिफरेंस हुआ, तो वहां पे ओम्स लॉ फंक्शन नहीं करेगा, इक्वल कांस्टेंट नहीं आएंगे, यानी कि टेम्परेचर सेम होना चाहिए जो जिस एनवायरनमेंट में आप टेस्ट कर रहे हो, तो आपको पूरा एक्सपेरिमेंट उसी एनवायरनमेंट में ही करना पड़ेगा, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन की डायमेंशन भी सेम होना चाहिए। अब डायमेंशन का क्या मतलब है यहाँ पे, तो आप देखो यहाँ पे कि आपने वोल्टेज किसके अक्रॉस मेजर किया है, इस ए और बी के बीच में जो नाइक्रोम वायर है उसके अक्रॉस आप वोल्टेज मेजर कर रहे हो। अब आप क्या करो कि पहले तो आपने एक्सपेरिमेंट पहले सेल पे कर दिया, और दूसरे सेल पे करने के लिए आपने नाइक्रोम वायर की जगह पे कोई और वायर लगा दिया, कोई मोटा वायर लगा दिया, तो यहाँ पे डायमेंशन चेंज हो गया। पहले जो वायर का अगर थिकनेस इतनी थी, अगर डायमीटर इतना था, तो सेकेंड केस में भी आपको वही थिकनेस वही डायमीटर वाली वायर लेनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि आप वायर चेंज करके वापस देखोगे तो कांस्टेंट होगा, नहीं, वो दोनों कांस्टेंट वैरी कर जाएंगे। तो ओम्स लॉ तभी एप्लीकेबल है जब आप कांस्टेंट टेम्परेचर एंड डायमेंशन में अगर एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, तही तो ही जाके ओम्स लॉ एप्लीकेबल होगा। ये आप एग्जाम में ध्यान रखना, इसकी वजह से मार्क्स कट होंगे अगर आप ये मेंशन नहीं करोगे तो ओम्स लॉ में क्या हो गया, ओम्स लॉ बेसिकली क्या करता है, इट गिव्स अ रिलेशन बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इन व्हेन द एक्सपेरिमेंट इज डन इन कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट डायमेंशन। ओके, क्लियर हुआ। अब हमें क्या पता चला कि जो वोल्टेज है और जो करंट है उसके बीच में एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, जितना वोल्टेज बढ़ाएंगे उतना करंट बढ़ेगा। तो सपोज हमने क्या किया कि वाई एक्सिस पे वोल्टेज लगा दिया और एक्स एक्सिस पे मैंने करंट रख दिया। तो आप ये देखो कि आप जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ा रहे हो, सपोज मैंने वोल्टेज को यहाँ पे रखा तो करंट मेरा यहाँ पे था, सपोज मैंने वोल्टेज यहाँ रखा तो करंट यहाँ पे था, ठीक है। अब मैं वोल्टेज बढ़ाऊंगा, सपोज ये रखूंगा तो उसके अकॉर्डिंग करंट भी बढ़ेगा, तो सपोज यहाँ पे हुआ वोल्टेज बढ़ा करंट भी बढ़ा। 0.1, 0.2, 0.3 में क्या किया, वोल्टेज और बढ़ा, वोल्टेज और बढ़ा, वोल्टेज यहां हुआ तो करंट भी बढ़ गया। आप देख सकते हो ये, आप ये देखो कि 0.1 में क्या हुआ, 0.1 में सपोज ये V1 है, ये V2 है, ये V3 है, ये हो जाएगा I1, ये हो जाएगा I2, ये हो जाएगा I3। अब मैं पॉइंट बोल देता हूँ, अगर आपको क्लियरली विजिबल नहीं है तो मैं बताता हूँ, ये V1 है, ये V2 है, ये V3 है, ये I1, I2, I3। तो Y एक्सिस में ऊपर जाते हैं तो वैल्यूज बढ़ती है, यानी कि पहले मेरी V1 छोटी थी, मैंने वोल्टेज बढ़ाई, सॉरी सेल का नंबर ज्यादा किया तो वोल्टेज बढ़ के V2 हो गई, Y एक्सिस में ऊपर जा रहा है। सिमिलरली Y एक्सिस में V3 हुआ। ओके, तो अगर Y एक्सिस में ऊपर जाएंगे तो X एक्सिस में बढ़ेगी तो इधर आएंगे राइट साइड की ओर, तो ये I1 हो गया V1 के लिए, V2 के लिए I2 हो गया, V3 के लिए I3 हो गया। अगर मैंने तीनों पॉइंट को जब ऐड किया तो हमने देखा कि ये कुछ ऐसे स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो रहा है, यानी कि ये लीनियरली डिपेंडेंट है, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ रहा है वैसे वैसे करंट बढ़ रहा है, ठीक है। अब ये V और I हो गया। अब मुझे एक फॉर्मूला चाहिए, अब मैं ऐसे तो कैलकुलेट नहीं कर सकता, मुझे चाहिए कुछ पर्टिकुलर चीज चाहिए। तो हमने क्या किया कि इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट की जगह पे हमने R रख लिया, तो वो हो जाएगा V इज इक्वल टू आई आर। आर क्या है, इस प्रोपोर्शन को ब्रेक करने के लिए हमने यहाँ पे कांस्टेंट अप्लाई किया R, जो कि हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो रेजिस्टेंस क्या हो गया V, अब देखो अब मेरे फॉर्मूला क्या हो गया, V इज इक्वल टू आई आर। तो R कितना हो जाएगा, R विल बी इक्वल टू V बाई आई, यानी कि V को I से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास मिलेगा रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस मतलब क्या हुआ कि V और I का स्लोप, स्लोप मतलब आपको पता है ना कि कितना स्लोप है, आप इसका स्लोप ये हो गया थीटा, तो ये जो स्लोप होगा V बाई आई हो गया, वो आपका हो गया रेजिस्टेंस, ठीक है। अब ये V और I का जो स्लोप हो गया रेजिस्टेंस हो गया। अब एक यहाँ पे ट्विस्ट है, सपोज क्या हुआ कि अब यहाँ पे मैंने R लिख दिया, R क्या हो जाएगा V और I का स्लोप। इस केस में क्या होगा, जो मेरा वोल्टेज है वो Y एक्सिस पे है, जो करंट है वो हमारा X एक्सिस पे है। किसी किसी एग्जाम में क्या होगा कि सपोज वो ऐसे ड्रॉ कर देंगे, ओके। सपोज ऐसे एग्जांपल देते हैं, सपोज कि यहाँ पे अगर मेरा 8 वोल्ट है, 8 वोल्ट और करंट मेरा है 2 एम्पियर, ठीक है। तो रेजिस्टेंस पूछ देंगे, तो रेजिस्टेंस यहाँ पे R इक्वल टू कितना हो जाएगा, R विल बी इक्वल टू यहाँ पे 8/2, हमने बोला V बाई आई, तो 8/2 कितना हो जाएगा 4, ठीक है। मैं आपको यूनिट बाद में बताता हूँ, अभी फिलहाल आप 4 याद रखो। अब सेकेंड केस में हमने क्या किया कि मैंने वोल्टेज को X एक्सिस पे रख दिया
और करंट को वाई एक्सिस पे रख दिया। तो मैंने क्या किया, उल्टा कर दिया। पहले जो वोल्टेज था वो वाई एक्सिस पे था और जो करंट था वो एक्स एक्सिस पे था। अब मैंने क्या किया कि वोल्टेज को एक्स एक्सिस पे रख दिया, करंट को आई एक्सिस पे रख दिया। तो इस केस में भी हमने क्या किया, जो v बाई आई तो वो कांस्टेंट है, क्योंकि वो तो क्या है कि लीनियरली डिपेंड करता है। तो भी ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसे ही बनेगा। लेकिन क्या यहाँ पे स्लोप वापस से r रहेगा, नहीं, यहाँ पे स्लोप हो जाएगा 1/r। कैसे, क्योंकि अब यहाँ पे हम क्या करें, i बाई वी इक्वल्स टू 1/r। यहाँ पे देखो कि v इज इक्वल टू आई आर है, तो हमने क्या किया कि अब हमने i को ऊपर रखा, तो i बाई वी क्या हो जाएगा, अब r इधर चला जाएगा तो 1/r। तो यहाँ पे जो स्लोप होगा वो 1/r हो जाएगा। यानी कि अगर सपोज आपको ये ग्राफ दिया जाता है और बोला जाता है कि इसका स्लोप अगर 4 है, तो यानी रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 4 हो गया। और सपोज आपको ये ग्राफ दिया जाता है और आपको बोलते हैं कि स्लोप यहाँ पे 4 है, तो वहां पर रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। क्लियर हुआ। यानी कि आप ग्राफ से भी चीजें डिफर कर सकती हैं, चीजें बदल सकती हैं। तो आप याद रखो कि जब भी ये ग्राफ है, यहाँ पे वोल्टेज वाई एक्सिस पे होगा, करंट एक्स एक्सिस पे होगा, तो रेजिस्टेंस वो होगा उस स्लोप के फॉर्म में आर इक्वल बस आर होगा। और लेकिन अगर करंट वाई एक्सिस पे होगा और वोल्टेज एक्स एक्सिस पे होगा, तो वहां पे जो स्लोप होगा वो 1/r हो जाएगा। क्लियर, ओके। तो यहां तक हमने देखा ओम्स लॉ के बारे में, क्या क्या डिराइव किया हमने चीजों को। हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया v इज इक्वल टू आई आर, और साथ में हमने ये भी सीखा कि ओम्स लॉ बेसिकली डिफाइंस अ रिलेशन बिटवीन वोल्टेज एंड करंट where voltage and current are linearly dependent to each other on a constant temperature and dimension. Okay. तो यहाँ पे क्या हमने देखा कि जैसे जैसे वोल्टेज को बढ़ाएंगे वैसे वैसे करंट बढ़ेगा, या फिर जैसे जैसे करंट को बढ़ाएंगे वोल्टेज बढ़ेगा। तो हमने एक ग्राफ भी ऑब्टेन किया था, ये ग्राफ हो गया हमारा, जहाँ पे हमारा ये वोल्टेज था और ये करंट था, और हमने बोला था कि ये लीनियरली डिपेंडेंट है एक दूसरे पे, यानी कि अगर वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ेगा। तो यहाँ पे देखो कि स्लोप क्या होता है, स्लोप हमने पढ़ा था tan थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो यहाँ पे अगर सपोज ये थीटा है तो परपेंडिकुलर क्या हो गया, ये वोल्टेज होगा। मैं इसको अगर सपोज इधर थीटा के लिए क्या होगा, परपेंडिकुलर अगर मैं ड्रॉ करूँ ये, तो ये हो जाएगा वोल्टेज, बेस क्या हो गया करंट, तो इज इक्वल टू v बाई आई, और ये v बाई आई क्या हो जाता है, रेजिस्टेंस हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे एक फैक्ट ये है कि वोल्टेज और करंट तो एक दूसरे पे डिपेंडेंट है लीनियरली, यानी वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ेगा, करंट बढ़ाएंगे तो वोल्टेज बढ़ेगा। बट क्या आर का कुछ रिलेशन है इन सब में? मैंने पहले ही बोला था कि आर एक कांस्टेंट है, यानी आर का किसी भी तरीके से वोल्टेज और करंट से कोई लेना देना नहीं है। आर किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर और डायमेंशन पे। दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू बिफोर कि इस पूरे सिनेरियो में जो भी हमारा ये है, जो भी हमारा एक्सपेरिमेंट है, वो एक कांस्टेंट टेम्परेचर एंड डायमेंशन में ही करना है। क्योंकि अगर मैं कांस्टेंट टेम्परेचर और डायमेंशन को नहीं रखता हूँ, अगर टेम्परेचर चेंज करता हूँ, डायमेंशन चेंज करता हूँ, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगी, और रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगी तो यहाँ पे वापस ओम्स लॉ जो हमने देखा है वो एग्जैक्टली हमें विजिबल नहीं हो पाएगा। ओके, तो ये पूरा हमें समझ में आया। हमने ये भी समझ लिया कि यहाँ पे स्लोप आर के इक्वल क्यों होता है, क्योंकि स्लोप क्या होता है, tan थीटा होता है। tan थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, जहाँ पे परपेंडिकुलर यहाँ पे वोल्टेज हो जाएगा और बेस हो जाएगा करंट हमारा। ओके, तो उस पूरे ओम्स लॉ को सम अप करते कि एग्जांपल की फॉर्म में, ताकि आपको हमेशा याद रहेगा कि कैसे रिलेटेबल है। एक रियल लाइफ सिनेरियो देता हूँ। इमेजिन करो आप कि आपके घर में एक टैप है, आपने क्या किया, उस टैप से एक पाइप को कनेक्ट किया। सपोज ये मेरा टैप है, उस टैप को हमने क्या किया, एक पाइप से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, ये टैप है, टैप से पानी आ रहा है, पाइप से बाहर निकल रहा है। ओके, तो ये पूरा हम ओम्स लॉ को कैसे समझेंगे। अब टैप, आप जितना तेज टैप को खोलोगे उतनी ही तेज पानी जाएगी बाहर, ठीक है, उतना ही तेज पानी फ्लो करेगा। तो टैप का खोलना क्या हो गया, ये वोल्टेज हो गया। टैप जितना ज्यादा आप खोल रहे हो, यानी वोल्टेज बढ़ा रहे हो, ठीक है। और जो फ्लो ऑफ वाटर क्या हो गया, करंट हो गया। मैंने क्या बोला था, करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। तो यहाँ पे फ्लो ऑफ वाटर हो गया, तो मैं उसको करंट एज्यूम कर लेता हूँ। तो फ्लो ऑफ करंट हो गया हमारा, फुल फ्लो ऑफ वाटर क्या हो गया, करंट हो गया। तो अगर टैप तेज करूंगा तो करंट का फ्लो ज्यादा होगा, यानी वाटर ज्यादा फ्लो कर रही है। ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पे रेजिस्टेंस कैसे पिक्चर में आएगा, तो रेजिस्टेंस पिक्चर में ऐसे आएगा कि सपोज आप देखो कि अगर जो पाइप है उसमें छोटे छोटे कंकड़ है फंसे हुए, छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, तो वो कंकड़ क्या करते हैं, पानी के फ्लो को रोकते हैं, अपोज करते हैं। तो रेजिस्टेंस क्या करता है, रेजिस्टेंस बेसिकली अपोजेस द फ्लो ऑफ चार्जेस, यानी चार्जेस के जो फ्लो को अपोज करता है उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस।
जो कि यहाँ पे पत्थर का काम कर रहा है। तो आप ये बताओ कि क्या पत्थर का किसी भी तरीके से पानी के फ्लो और वोल्टेज से लेना देना है? टैप का खोलना उससे लेना देना नहीं है। वो तो पत्थर किस पर डिपेंड करता है? उसके साइज पर डिपेंड करता है। जितना ज्यादा पत्थर बड़ा होगा उतना तेज आपका पानी को अपोज करेगा, फ्लो को अपोज करेगा। लेकिन अगर आप वोल्टेज बढ़ाओगे, यानी कि टैप को जितना खोलोगे उतना ही तेज पानी बाहर निकलेगा। वोल्टेज बढ़ा रहे हो तो करंट बह रहा है, तेज बह रहा है। ओके, तो ये एग्जाम्पल आप याद रखो। इस एग्जाम्पल से आप ओम्स लॉ को रिलेट करोगे तो आपको एग्जैक्टली हमेशा चीजें याद रहेंगी। ओके, अब थोड़ा सा रेजिस्टेंस के बारे में देख लेते हैं। रेजिस्टेंस मैंने बताया था, रेजिस्टेंस क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन को यानी चार्ज के फ्लो को जो अपोज करता है। तो इसको कैसे विजुअलाइज करेंगे? आप एक सर्किट लो, आपने एक सर्किट लिया यहाँ पे और इतने एरिया को आप छोड़ दो। ओके, और यहाँ पे आप एमीटर लगा दो। एमीटर क्या करता है, वापस से बताओ आप, एमीटर क्या करता है? करंट को मेजर करता है। हम कैसे एमीटर को लगाएंगे? हमेशा सीरीज में लगाते हैं। तो ये मेरा पॉजिटिव नेगेटिव है और ये आपका ए, ये एरिया है ए और बी, इसको मैंने छोड़ दिया। अब आपके पास तीन चीजें हैं। पहला है नाइक्रोम वायर, दूसरा है एक बल्ब और तीसरा है छोटा एलईडी बल्ब। तो आप ये देखोगे कि अगर आपने नाइक्रोम वायर लगाया तो जो ये है, जो एमीटर में जो रीडिंग आती है करंट की वो डिफरेंट आती है। अगर बल्ब लगाते हो ए और बी के बीच में तो एमीटर में रीडिंग आती है वो डिफरेंट आती है। और अगर छोटा सा बल्ब एलईडी बल्ब लगाते हो तो उस केस में डिफरेंट आती है। यानी कि तीनों के केस में डिफरेंट आती है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं चीजें को अगर मैं ए से बी के बीच में जो अगर चीजें अलग अलग चीजों को कनेक्ट कर रहा हूँ तो सर्किट तो सेम है, वोल्टेज भी सेम है, बट करंट क्यों डिफरेंट आ रही है? क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है। नाइक्रोम वायर में रेजिस्टेंस कुछ और है, बल्ब के बीच में रेजिस्टेंस कुछ और है और छोटे से बल्ब के बीच का रेजिस्टेंस कुछ और है। तो उस रेजिस्टेंस की चेंज की वजह से यहाँ पे करंट का चेंज हो रहा है। तो हमें ये पता चला कि डिफरेंट अप्लायंसेस में अगर आप बल्ब लेते हो, हीटर लेते हो, फैन लेते हो, ये अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हो गए, इन सबका रेजिस्टेंस डिफर करता है। तो किसी भी मटेरियल का एक अपना रेजिस्टेंस होता है। ओके, ओम्स लॉ में हमने क्या पढ़ा? वोल्टेज और करंट के बीच का हमने रिलेशन पढ़ा, दैट वोल्टेज इज लीनियरली डिपेंडेंट टू द चेंज इन करंट, या फिर करंट इज लीनियरली डिपेंडेंट टू द चेंज इन वोल्टेज। जितना बढ़ाएंगे एक दूसरे को उतना ही बढ़ेंगे एक दूसरे। और दूसरा कि उस चार्ज के फ्लो को कोई रेजिस्ट करता है तो उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस, और हर इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस का अलग अलग रेजिस्टेंस होता है। तो ये हुआ हमारा पूरा ओम्स लॉ। तो नेक्स्ट वीडियो में हमने अब तक जितने भी इलेक्ट्रिसिटी के टॉपिक्स पढ़े हैं उन सभी के न्यूमेरिकल्स को एक एक करके देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए बाय।